हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। तो स्टूडेंट्स, आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए, आज हम लोग जो है फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज का जो है एक और नया लेक्चर लेकर के आए हैं, जिसमें जो है हम लोग फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज में जो पहले और दूसरे लेक्चर में हमने बात की थी फोर्स एंड द लॉज ऑफ मोशन, जो चैप्टर था हमारा, उसमें जो है हमने फोर्स एंड इट्स टाइप इसका डिस्कशन हो गया था। फिर न्यूटन के द्वारा जो इक्वेशन दिया गया था मोशन का, या लॉ कह सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हमने पहले जो उनका लॉ था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। उसी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में एक आया था टर्म इनर्शिया और मोमेंटम का। ठीक है, इनर्शिया और मोमेंटम के बारे में हमने बस थोड़ा सा एक स्टेटमेंट दिया था, आप लोग को ओरली समझाया था कि इनर्शिया या मोमेंटम होता क्या है। लेकिन आज जो है इस लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि इनर्शिया और मोमेंटम का जो है एग्जैक्ट स्टेटमेंट, साथ ही साथ उसका एग्जाम्पल, जो भी कंसेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। तो आई होप आप सभी को इतना डिस्कशन करने के बाद ये तो समझ में आ ही गया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या। जी हाँ, आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है आपका इनर्शिया एंड मोमेंटम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने टॉपिक को यहां मेंशन करते हैं। राइट, टॉपिक है हमारा इनर्शिया एंड मोमेंटम। इनर्शिया, INERTIA, इनर्शिया एंड AND एंड मोमेंटम, MOMENTUM, इनर्शिया एंड मोमेंटम। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इनर्शिया के बारे में, उसके बाद फिर जो है हम लोग मोमेंटम क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो इनर्शिया की अगर बात करें, इनर्शिया का मतलब समझ लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर नेचुरल टेंडेंसी। वो टेंडेंसी कैसी कि एक ऐसी टेंडेंसी जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता है जब तक उस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। बात क्लियर हुई होगी कि एक ऐसा टेंडेंसी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जिसकी वजह से क्या हो, अब वो अपने जो भी उसका कंडीशन या बोल सकते हैं जो भी पोजीशन हो उसको वो चेंज ना करना चाहे, तो ये होता है हमारा इनर्शिया। अब इसको स्टेटमेंट के थ्रू जो है समझने की कोशिश करते हैं, और मैं यहाँ पे नोट भी कर रहा हूं कि इनर्शिया का जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो क्या होने वाला है। तो चलिए, इनर्शिया सबसे पहले हम लोग यहाँ मेंशन करते हैं। इनर्शिया INERTIA, इनर्शिया। इनर्शिया का जो डेफिनेशन होगा वो होगा आपका, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ये किसी ऑब्जेक्ट की एक टेंडेंसी है। लिखेंगे इट इज द टेंडेंसी, ऑफ an object, it is the tendency of an object due to which it resists any changes, due to which it resists any changes, it resists any changes
in its state of rest, in its state of rest, or uniform motion, बात क्लियर हो गई? यानी कि इनर्शिया एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है। इनर्शिया इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच, यानी जिसकी वजह से इट रेजिस्ट यानी विरोध करता है, एनी चेंजेस किसी भी प्रकार के बदलाव, इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि अगर वो रेस्ट की स्टेट में है या वो यूनिफॉर्म मोशन में होता है। तो ये हो गया हमारा इनर्शिया। अब इनर्शिया के बारे में तो समझ में आ गया। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो मैं एक फिगर के थ्रू आप लोगों को एग्जाम्पल भी समझा देता हूं। एग्जाम्पल समझ लेते हैं फिगर के थ्रू। जैसे सपोज कीजिए आपका यही ऑब्जेक्ट है, मैंने एक कार ले लिया, ठीक है, ये रहा आपका कार तो अच्छी है ना। अब ये क्या है, किस कंडीशन में है? रेस्ट में है, रेस्ट कंडीशन में है ये कार। आप इसको जो है यहां से आपने इस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई किया। क्या किया? फोर्स अप्लाई किया। ये रेस्ट कंडीशन में है। आप क्या कर रहे हैं, कार के ऊपर जो है एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या जैसे ही आपने फोर्स अप्लाई किया वो कार आगे बढ़ना शुरू हो गया? नहीं। किसी भी प्रकार का उसके अंदर मोशन आया? नहीं। सबसे पहले क्या होगा कि उस कार में जो है मास की वजह से उसके अंदर इनर्शिया है, और इनर्शिया क्या होती है? एक टेंडेंसी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जिसकी वजह से वो अपने पोजीशन को नहीं बदलना चाहता है। तो यह अपने पोजीशन को बदलना नहीं चाहता है। कब बदलेगा? लेकिन कब बदलेगा? जब आप हाई अमाउंट में जो है फोर्स उस पे अप्लाई करेंगे, तब जाकर के वो अपने पोजीशन को बदलेगा। उसी प्रकार दूसरा समझते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, यही कार है आपकी, ये क्या है? मोशन में है। किस में है? मोशन में है। अगर ये मोशन में है तो क्या आपने मान लीजिए इस डायरेक्शन में ये मोशन में है, तो यहां सामने से आप फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या ये अचानक रुक जाएगी? नहीं। धीरे, जैसे आप बाइक पे रहते हैं, जब ब्रेक लगाते हैं तो होता है ना कि तुरंत का वो नहीं रुकता है। पहले जो है आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो कुछ दूर जा करके रुकता है। आज तो पावर ब्रेक आ गए हैं तो वहीं पे एग्जैक्ट रुक जाता है। लेकिन पहले जो पावर ब्रेक जिसमें नहीं होता, जिससे डिस्क ब्रेक नहीं होता है, तो आप ब्रेक जब अप्लाई करते हैं तो पहले कुछ देर आगे चलता है, उसके बाद रुकता है, राइट। तो क्या है कि वो मोशन में है तो अपने पोजीशन को बदलना नहीं चाहता है, लेकिन आप जब उसको कंटिन्यूअसली फोर्स अप्लाई करते जा रहे हैं तो वो क्या करेगा? रुक जाएगा, रुकना ही पड़ेगा। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? इनर्शिया की वजह से हो रहा है। अब चलिए आगे अब बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनर्शिया के बारे में ही, उसको डिस्कशन करते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट एक हम यहां हेडिंग डालेंगे पहले, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन सा है? पहला नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम पहला नंबर समझेंगे ये कि इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर बाय इट्स मास। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास, मेजर्ड बाय इट्स मास। इसका क्या सेंस निकला? इसका सेंस ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया होता है वो उस ऑब्जेक्ट के मास के द्वारा ही मेजर किया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपके ऑब्जेक्ट का, आपने जो भी ऑब्जेक्ट लिया है उसमें जितना ज्यादा उसका मास होगा उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा? इनर्शिया होगा।
बात समझ में आ रही? जितना ज्यादा मास उतना ही ज्यादा इनर्शिया, और जितना ज्यादा इनर्शिया उतना ज्यादा आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करने के लिए। अब दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरे पॉइंट की अगर इसमें बात करें तो दूसरा पॉइंट होगा इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, inertia is directly proportional to mass of an object. इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि इनर्शिया जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये हुआ दैट इज अगर इनर्शिया आई इंक्रीज हो रहा है तो समझ लीजिए उसका मास भी क्या है, ज्यादा है। बात क्लियर हुई? एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां आपने एक स्टोन लिया, इसका मास आपने क्या किया, मान लीजिए 20 kg है। दूसरा आप स्टोन ले लीजिए, इसका मास आपका 50 kg है। तो देखिए इसका मास 20 kg, इसका मास, ये अगर इसको S1 कर देते हैं, इसको S2 कर देते हैं, तो मास ऑफ S2 इज ग्रेटर देन मास ऑफ S1। सो इसलिए क्या होगा, इनर्शिया ऑफ S2 इज ग्रेटर देन इनर्शिया ऑफ S1। बात समझ में आई? यानी कि अगर मान लीजिए ये स्टोन 20 kg का है, ये 50 kg का है, तो आपको जो है अगर मैं कहूं कि ये 20 kg का स्टोन आप जो है इसकी पोजीशन को बदल दीजिए, तो बड़ी जल्दी से जो है एक मिनिमम अमाउंट में फोर्स अप्लाई करके आप इस ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बदल सकते हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें हम 50 kg के मास को जो है इसके पोजीशन को बदलने के लिए, तो आपको मतलब ज्यादा अमाउंट में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के इसका जो है पोजीशन बदलेगा। तो कहीं ना कहीं हमारा क्या हो रहा है, इनर्शिया जो है ऑब्जेक्ट के मास पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, डिपेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बात समझ में आई? चलिए ये तो हो गए और एग्जांपल्स, और भी अगर आप एग्जांपल जानना चाहते हैं तो और एग्जांपल पे आते हैं। एक एग्जांपल तीसरा वाला एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए जब आप बस में ट्रेवल करते हैं, बस में जब आप ट्रेवल करते हैं, बस आपका जो है दो वे में हम समझा रहे हैं इसको। ये मान लीजिए ये बस है, ये इसका कंडीशन है स्टेट ऑफ रेस्ट में, किस में है, रेस्ट में, और यही एक कंडीशन लेते हैं ये मोशन में है। ठीक है, एक क्या है, रेस्ट में है, दूसरा मोशन में है। आप बस में है, बस रुकी हुई है। अब सपोज कीजिए जब बस रुकी हुई है तो जब बस स्टार्ट होती है, चलना शुरू होता है, तो आप पीछे की तरफ आते हैं, राइट। यानी कि बस अगर इस डायरेक्शन में आगे जा रही है तो आप जस्ट उसके पीछे आएंगे। क्यों? कारण क्या है, आप जहां खड़े हैं, आप एक ऑब्जेक्ट है, तो आप अपने पोजीशन को नहीं बदल रहे हैं। बस आगे बढ़ी, बस के रिस्पेक्ट में आप मोशन में है, तो लेकिन एग्जैक्ट आपका पोजीशन नहीं बदल रहा है। आप क्या चाह रहे हैं कि आपका पोजीशन ना बदले। तो जब आपका पोजीशन ना बदले, किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से, जो अपर पोर्शन है आपके बॉडी का वो पीछे की तरफ जाता है। वहीं दूसरे सिचुएशन में बात करें, जब वो बस जो है मोशन में है, तो अचानक जब ब्रेक अप्लाई किया जाता है तो आप आगे की तरफ जाते हैं। क्यों? आपका जो मेन पोजीशन है वो आप वहीं पे है, लेकिन जब बस ब्रेक अप्लाई किया तो आगे की तरफ हो जाए। कारण क्या हुआ, इनर्शिया की वजह से, राइट, कि आप अपने पोजीशन को नहीं बदल रहे हैं। आप बस के रिस्पेक्ट में मोशन में तो है, लेकिन आपका एग्जैक्ट जो पोजीशन है वो नहीं बदल रहा है, वो रेजिस्ट कर रहा है, नहीं चाह रहा है कि आपका पोजीशन बदले। तो ये था हमारा इनर्शिया, और उसके कुछ एग्जाम्पल के थ्रू जो है हमने पूरी समझाने की कोशिश की। और भी डेली लाइफ में आपके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इनर्शिया के। ठीक है, चलिए इनर्शिया तो हो गया। अब आते हैं हमारा जो अगला टॉपिक होगा, मोमेंटम। मोमेंटम क्या है हमारा, चलिए इस साइड यहां शुरू करते हैं हम मोमेंटम को। मोमेंटम
momentum, मोमेंटम। अब ये मोमेंटम क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं मोमेंटम के बारे में। तो मोमेंटम जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ मास और साथ ही साथ जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो और ऑब्जेक्ट का जो मास होता है उन्हीं दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम इसको डेफिनेशन को यहाँ लिखते हैं, उसके बाद आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द, यहां से स्टार्ट करते हैं। इट इज डिफाइंड as the it is defined as the product of it is defined as the product of mass and velocity of an object क्लियर। क्या है ये जो होता है हमारा मोमेंटम, ये क्या क्या डिफाइन कर रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है जो अगर मोशन में है, अगर वो मोशन में है तो भाई उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट है तो कुछ ना कुछ मास होगा, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज अगर मोशन में है तो उसके अंदर वेलोसिटी है। तो उन्हीं का जो प्रोडक्ट होता है, उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट किसका, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसी को मोमेंटम कहा जाता है। अब पहले ये जान लेते हैं इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। चलिए मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैथमेटिकली सबसे पहली चीज ये कि मोमेंटम को जो है डिनोट किया जाता है स्मॉल पी से। तो सबसे पहले यहां लिख लीजिए, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल पी। क्लियर, स्मॉल पी से इसको डिनोट किया जाता है। तो बात करते हैं इसके मैथमेटिकली, इसका जो फार्मूला बनेगा P इज इक्वल्स टू M इंटू V। सही है, सिंपल है एकदम, छोटा सा फार्मूला आपका। P इज इक्वल्स टू MV हो गया हमारा, जहां P हमारा क्या है, वेयर, यहां मेंशन करना इसको जरूरी है। वेयर P इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, M इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, और V इज इक्वल्स टू क्या है। तो P हमारा क्या है, मोमेंटम है। क्या है हमारा, मोमेंटम। M क्या है, मास है। किसका मास है, ऑब्जेक्ट का मास है। V क्या है हमारी, वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। क्लियर हो गई बात। तो जिस तरह से हमने इनर्शिया में इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट देखे थे, उसी तरह से हम मोमेंटम में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, ताकि हमारा जो कंसेप्ट है बिल्कुल एकदम क्लियर रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे इसमें। तो यहां शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट, POINTS, पॉइंट्स। अब क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जो हमारा, इसको जो है हम लोग कह सकते हैं पावर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। इट इज नोन एज पावर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। इट इज known as power of moving object। कैसे, इसे पावर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट का कैसे कहा जा सकता है, यानी कि जो मोमेंटम हो रहा है उसी को पावर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट कर रहा है। ऑब्जेक्ट देखिए मूव कर रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यानी कि उसके अंदर पावर है। अगर उसके अंदर पावर है तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं, मोमेंटम। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है दैट मींस उसके अंदर मोमेंटम है।
ये बात एकदम क्लियर कर लीजिएगा कि जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके अंदर क्या होगा, हमारा मोमेंटम होगा। मोमेंटम होता क्या है, जो प्रोडक्ट का जो ऑब्जेक्ट का मास और उसकी जो वेलोसिटी होती है, इन्हीं दोनों क्वांटिटीज का वो प्रोडक्ट होता है। क्लियर हो गई बात, ये पहला स्टेटमेंट क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरे स्टेटमेंट पे, मोमेंटम इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ। मोमेंटम हमारा बढ़ता है, अब किस पे डिपेंड करता है मोमेंटम, दूसरी चीज हमारी, तो ये होगा आपका मोमेंटम इंक्रीजेज, मोमेंटम increases with increase in mass और velocity। यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज हो रहा हो या उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, तो जान लीजिए उसका मोमेंटम भी इंक्रीज होगा। बात क्लियर हो गई। एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूं मैं कि लिखा ना, मोमेंटम इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मास और वेलोसिटी। यानी कि एक ऑब्जेक्ट का अगर मास ज्यादा है या कह सकते हैं उसके अंदर वेलोसिटी ज्यादा है, तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। यानी कि एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन यहां पे बता रहा है। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास एंड मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी। किसकी, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि स्मॉल ऑब्जेक्ट मूविंग विद ग्रेटर वेलोसिटी हैव हाई मोमेंटम। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, दिया हुआ है आपका, vehicle running with high speed have greater momentum। vehicle running with high speed, देखिए vehicle running with high speed have greater momentum as compared to vehicle running with slower speed। running with slower speed, इसका क्या मतलब निकला, यानी कि जो व्हीकल्स हाई स्पीड के साथ रन कर रहे हैं उनका जो मोमेंटम होगा क्या होगा, ग्रेटर होगा। और वही कंपेयर किया जाए उन व्हीकल्स के साथ जो स्लोअर स्पीड से रन कर रहे हैं, तो उनका मोमेंटम क्या होगा, स्मॉलर होगा। यानी कि जितना ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा मोमेंटम। क्लियर हो गई बात। तो कहीं ना कहीं स्पीड कहिए या वेलोसिटी कहिए, ये दोनों के दोनों जो है मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशन में आ रहे हैं। अब आगे है एक और एग्जाम्पल समझिए, या कह सकते हैं एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको भी जरा समझते हैं। लिखा हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। लास्ट वाला जो है, स्मॉल ऑब्जेक्ट मूविंग with great velocity have high momentum। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जो बहुत छोटा हो, ठीक है, स्मॉल ऑब्जेक्ट, मतलब उसके अंदर मास तो होना ही चाहिए। ऑब्जेक्ट है तो उसको मासलेस नहीं कर सकते, मास कुछ ना कुछ होगा। तो ऑब्जेक्ट स्मॉल हो
वो क्या हो, ग्रेट वेलोसिटी से, यानी कि ज्यादा अमाउंट की वेलोसिटी से अगर वो चल रहा है या इसके अंदर ग्रेट वेलोसिटी है, ज्यादा वेलोसिटी है, तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब आप लोग सोचेंगे कैसे, मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं इसको। एग्जांपल की बात कर लेते हैं, अगर बुलेट जो होती है, बुलेट यानी कि जो गन से निकलती है बुलेट हमारी, उसका साइज क्या होता है, बहुत छोटा सा। ठीक है, साइज कितना होता है, छोटा सा होता है, इतना सा एकदम समझ लीजिए, कुछ इस शेप का। ठीक है, लेकिन इसके अंदर अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर मास है, ये तो क्लियर है। ठीक है, अगर ये मास है, ये भी आप जानते हैं कि जिसका जितना ज्यादा मास उसके अंदर उसका उतना ही ज्यादा जो है मोमेंटम होगा, क्योंकि मोमेंटम जो है मास और वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। तो बुलेट का जो है मास जो है वो है कुछ ना कुछ, साथ ही साथ उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा है। एक छोटा सा बुलेट है, उसकी मास बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन वेलोसिटी ज्यादा है, तो वो जो है इफेक्ट जो डालता है अपने टारगेट पे वो बहुत ज्यादा डालता है। यानी कि जब किसी सरफेस को या किसी बॉडी को जो वो पेनिट्रेट कर देता है, सोचिए एक छोटा सा तो है बुलेट वो, लेकिन वो पेनिट्रेट कर देता है, किसकी वजह से, उसके पास हाई वेलोसिटी है, ज्यादा वेलोसिटी है, और ज्यादा वेलोसिटी है इसके मतलब ये हुआ कि उसके अंदर मोमेंटम भी बहुत ज्यादा है, और जितना ज्यादा मोमेंटम उसके अंदर है इसी वजह से उतने ज्यादा अंदर तक जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी सरफेस पे या किसी बॉडी को वो पेनिट्रेट करती है बुलेट। कोई ऑब्जेक्ट आप सपोज कीजिए जो बहुत हल्का हो, तो आपको बहुत हाई स्पीड के साथ फेंका जाएगा, यानी कि उसका मास बहुत कम हो, तो आप उसको, जैसे मान लीजिए क्रिकेट बॉल होता है, तो क्रिकेट बॉल जब बहुत तेजी से आता है तो उसको कैच करते हैं तो चोट लगता है। क्यों, मास के साथ साथ उसकी वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा है, तो जब आप उसको कैच करते हैं तो चोट लगना ही लगना, उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। वही कोई हल्की चीज है तो उसके अंदर ठीक है वेलोसिटी है ज्यादा लेकिन हल्की है, तो आपको चोट थोड़ा सा कम महसूस होता है। किसकी वजह से, मोमेंटम की वजह से, क्योंकि उसका मोमेंटम कम हो जा रहा है। बात क्लियर हुई। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, इनर्शिया और मोमेंटम को जो है उसका एक एग्जैक्ट एक एक्यूरेट हमने डेफिनेशन देखा, एग्जाम्पल दिखा, उसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हमने देखा, सारी चीजें उसी तरह से सिमिलरली मैंने मोमेंटम को भी जो है विथ फार्मूला समझाने की कोशिश की। सब कुछ कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर हो गया। अगर ये आपका जो है इस पे क्वेश्चन भी आते हैं तो बिल्कुल आसानी से आप इसे लगा सकते हैं। एक चीज यहां और नोट कर लीजिएगा कि इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट किसका, मोमेंटम का, तो मोमेंटम का जो एसआई यूनिट होगा आसानी से निकाला जा सकता है। देखिए मास है तो मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, तो यहां जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड, ये हमारा जाएगा इसका यूनिट। कितना आसान है, फार्मूले से हम लोग आसानी से इसको निकाल सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गई बात। और इसमें कोई अगर डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिएगा। बाकी मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको अच्छे से कवर किया जाए, इनर्शिया और मोमेंटम को। तो चलिए आज के इस फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज का जो तीसरा लेक्चर है इसको करते हैं यहीं पे क्लोज। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग जानेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो हो गया, उसके अंदर इनर्शिया और मोमेंटम जो था वो भी हो गया। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वो हम लोगों को पढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जो है इन्फिनिटी क्लासेस के साथ इसी तरह से बने रहिए, और ये जो आपका वीडियो है, जो भी लेक्चर है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।